हम शुरू करते हैं। आज 24 न्यूज को पता चला है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य कदमों पर सहमति बनाई है। आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू और जैरेड कुशनर के बीच 3 घंटे से अधिक चली बैठक के बाद और यरूशलेम में पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस के वरिष्ठ सदस्यों के साथ, जैसा कि इसे कहा जाता है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष विश्वास पात्र कुशनर ने रविवार को मिस्र में हमास प्रमुख अल हया से मुलाकात की और फिर आज इन उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए इजराइल आए। हमास ने कहा कि वो केवल तभी निरस्त्रीकरण शुरू करेगा जैसा कि अमेरिका द्वारा आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित योजना तभी लागू होगी जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताएं। इजराइल भी इन शर्तों का पालन करेगा, जिसमें मुख्य रूप से इजराइल की और पीछे हटने की तत्परता और अंततः पुनर्निर्माण की अनुमति देना शामिल है। ये सब बेशक तभी होगा जब हमास को विश्वसनीय रूप से निष्क्रिय कर दिया जाए। अब हमारे साथ मध्य पूर्व की विद्वान डालिया ज्यादा जुड़ चुकी हैं और हम आपके साथ तुरंत इस पर चर्चा करना चाहते हैं, खासकर इजराइल की तरफ से, जहां आज का फोकस था नेतन्याहू पर दबाव। शायद देखिए, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि वो कम से कम गाजा के मामले में चुनावों और अगली सरकार के गठन तक कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं, आज भी ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ गति आई है। यह सब आधिकारिक चैनलों से सामने आया है, लेकिन इसे इजरायली पक्ष की मुख्य संभावित बाधाओं में से एक के रूप में देखा गया है। हाँ, सबसे पहले धन्यवाद डेविड, मुझे बुलाने के लिए। आपके साथ होना हमेशा खुशी की बात है। यहाँ मुद्दा ये है कि वास्तव में हर कोई इस बैठक को एक संभावित बड़ी सफलता के रूप में देख रहा है। मेरा मतलब है, खास तौर पर कल कुशनर और हमास के बीच हुई बैठक को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हम आखिरकार इजरायली पक्ष और हमास के बीच विश्वास बनाने का रास्ता खोज सकते हैं, और जो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता की सफलता के लिए जरूरी है। हालांकि यहाँ मुद्दा यह है कि आप हमास पर भरोसा नहीं कर सकते। हमास एक आतंकवादी संगठन है। ये वो संस्था नहीं है जिसके साथ आप भरोसा कायम कर सकते हैं, और दुर्भाग्यवश सभी पक्ष हमास को खुश करने के लिए इतने बेताब हैं, यहाँ तक कि इजराइल की कीमत पर भी, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, इजराइल पर आंतरिक दबाव है, मेरा मतलब है इजरायली सरकार पर आगामी चुनावों की वजह से, लेकिन उन पर एक जबरदस्त बाहरी दबाव भी है जो इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रहा है, हमास के साथ बैठने, सुनने और वास्तव में कुछ करने के लिए। हमास के हथियार डालने से पहले गाजा से धीरे धीरे पीछे हटना, जो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। आइए उस पहलू के बारे में 1 मिनट बात करते हैं। मेरा मतलब है, यही वो मुख्य मुद्दा है जिस पर इजराइल अड़ा हुआ है। और आप जानते हैं, अल हया, मेरी समझ में आया है, ने कुशनर से कहा कि हमास इस निरस्त्रीकरण योजना के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो इसे तभी लागू करेगा जब इजराइल अपनी डील का हिस्सा निभाएगा, जैसा कि हमने अभी यहां चर्चा की है, क्योंकि वे चाहते हैं कि इजराइल वापसी के लिए प्रतिबद्ध हो। देखिए, अब नेतन्याहू ने मूल रूप से इसके लिए सहमति जताई है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाता, वो कोई वापसी नहीं करेगा। आइए 1 मिनट के लिए अभी गजा के युवाओं से हथियार लेने के मुद्दे पर बात करते हैं। मेरी समझ में आया है कि आज जो बात सामने आई है, उसका एक हिस्सा यह है कि वहां एक अमेरिकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक फोर्स को वास्तव में किसी न किसी रूप में गजा में तैनात किया जाएगा। हमें यह स्पष्ट नहीं है कि इसे जनरल जैस्पर की निगरानी में कैसे लागू किया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से किसी युवा गजा निवासी को यह बात मनवाना बहुत कठिन है, जिसके पास AK-47 है, उदाहरण के लिए, जिसने शायद इस युद्ध के दौरान अपने शीर्ष 3 कमांडरों को मारे जाते देखा हो। आप जानते हैं, यह गजा के एक युवा के लिए इस समय कीमती चीज है। मुझे लगता है कि उसे वो चीज सौंपने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। आपको इसके लिए सबसे यथार्थवादी रास्ता क्या लगता है? कुछ लोग फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक प्रशासनों की बात कर रहे थे, अब वे एक अमेरिकी बल की बात कर रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी बात आपको वास्तविक लगती है? ये बहुत अच्छा सवाल है डेविड, और वास्तव में मुझे लगता है कि आपने पहले ही पहचान लिया है कि समस्या कहाँ है। इस समय हमास के साथ जो भी बातचीत हो रही है, वो नेतृत्व के साथ हो रही है, अल हया और बाकी लोग जो गजा के बाहर स्थित हैं, जबकि गजा के अंदर का नेतृत्व, हमास का गजा के अंदर का नेतृत्व ही असल में ये फैसला ले सकता है कि हथियार डालने हैं या नहीं। और हम इसे बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि अल हया और दूसरे हमास के नेता अंदरूनी बैठकों में जो वादे करते हैं, उसमें कितना अंतर है। जैसे कि उदाहरण के लिए, कुशनर के साथ अपनी बैठक में उन्होंने साफ तौर पर वादा किया था कि हाँ, हम निश्चित रूप से हथियार डाल देंगे, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही जब उन्होंने बैठक के बारे में अपना प्रेस रिलीज या प्रेस बयान जारी किया, तो उसमें उन्होंने निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और वास्तव में हमास के कुछ प्रचारकों ने, जिनमें अल जजीरा और अन्य शामिल हैं, सामने आकर कहा कि ये तो हमास को एक राजनीतिक पक्ष के रूप में मान्यता देना है।
अब अमेरिका ने आखिरकार हमास की शर्तों को मंजूरी दे दी है और उसकी बात सुनने जा रहा है। तो एक बार फिर वे इसे हमास की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, गाजा के अंदर हमास के लिए और अधिक दबदबे के रूप में, बजाय इसके कि वास्तव में अमेरिका उन पर कोई दबाव बना रहा हो। ट्रंप खुद अपने दामाद को भेज रहे हैं ताकि वे उन्हें निरस्त्र कर सके, और मुझे लगता है कि वे ये खेल खेलते रहेंगे। या तो वे मौजूदा इजरायली सरकार के बदलने का इंतजार करेंगे इस उम्मीद में कि आने वाले चुनावों से सरकार बदल जाएगी, या फिर ट्रंप प्रशासन के हटने का इंतजार करेंगे। दुर्भाग्यवश इस समय उनके पास दोनों ही विकल्प मौजूद हैं, ऐसा लगता है। एक और पहलू जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा वो है कुशनर के यहां आने की प्रक्रिया और इस समय चल रही सारी बातचीत। मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को ट्रंप प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ कोई मुलाकात हुई है। उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया है। आप जानते हैं अमेरिका और अन्य देशों ने वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया है। या आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पास वेस्ट बैंक के अधिकांश हिस्सों में नाम मात्र की ही सत्ता है और गाजा में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई व्यवहार्य भविष्य है पीए के लिए, या होना भी चाहिए? और अगर नहीं तो फिर कौन? क्या हम देख रहे हैं कि शांति बोर्ड द्वारा मूल रूप से कुछ और विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास की तुलना करें, कोई सोच सकता है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ज़्यादा लचीले हैं, इजराइल के साथ शांति की बात करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, और मैं कहूँगी वे हमास की तरह आतंकवादी नहीं बल्कि ज़्यादा राजनीतिक हैं। हालांकि दुर्भाग्य से ये बहुत भ्रष्ट है। वहाँ के ज़्यादातर नेता सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की ही परवाह करते हैं, फिलिस्तीनी लोगों के हितों की नहीं। इससे वे फिलिस्तीनी लोगों के विश्वसनीय प्रतिनिधि नहीं बन पाते। हालांकि यहाँ थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। महमूद अब्बास ने वादा किया है कि इस साल नवंबर के अंत में, और मुझे लगता है कि अगले साल जनवरी में एक बार फिर 2 दौर की विधायी चुनाव और नगर पालिका चुनाव होंगे। तो उम्मीद है कि इससे फिलिस्तीनी नेतृत्व में नए चेहरे आ सकते हैं जो आज के मध्य पूर्व की नई हकीकत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हों। डालिया ज़ियादा, आपसे बात करना हमेशा बहुत दिलचस्प रहता है। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस चर्चा को यहाँ स्टूडियो में लाते हैं जहां हमारे साथ आईडीएफ रिजर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनिकॉस हैं, जो आईडीएफ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और वर्तमान में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के वरिष्ठ फेलो हैं। जोनाथन, जाहिर है आपके साथ ये चर्चा जारी रखना हमेशा बहुत ज्ञानवर्धक होता है। हमारे दर्शकों के संदर्भ के लिए, खासकर समझने के लिए, रविवार को कुशनर और अल-खाया के बीच हुई बैठक ये पहली बार था जब हमास अधिकारियों के साथ, मेरा ख्याल है शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों की अक्टूबर 2025 के बाद से कोई बैठक हुई है। और हमें सबको याद रखना चाहिए कि उसी समय संघर्ष विराम, बंधक रिहाई, कैदी अदला बदली का समझौता अंतिम रूप से तय हुआ था। तो उस बैठक से वाकई में कुछ ठोस निकला था। देखिए, इसमें टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं, खासकर जैरेड कुशनर। ये सभी इजराइल के पक्के मित्र हैं। क्या सिर्फ यही वजह है कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, या जो भी वे आगे बढ़ा रहे हैं उसमें कम या ज्यादा शामिल होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को इस समय इसी तरह से इसे लेना चाहिए? खैर, जाहिर है वार्ताकारों को फैसला करना होता है, या वे तय करते हैं कि वे किससे बातचीत करेंगे। लेकिन मैंने इजराइल में कई लोगों को हैरान होते देखा है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वार्ताकार हमास से क्यों मिलेंगे। हमास को गाजा में भविष्य में कोई भूमिका नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें अपने हथियार डालने चाहिए। उन्हें गाजा पट्टी का नियंत्रण सौंप देना चाहिए और फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति बल के समर्थन से नियंत्रण संभालना चाहिए। फिर किसी को हमास से बात करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर ऐसा है तो शायद इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है, क्या हमास वास्तव में हथियार डालने के लिए तैयार है? अब मैं ये बात महीनों से कह रहा हूं, और उससे भी ज्यादा समय से। कोई भी सच्चा जिहादी कभी भी अपने हथियार नहीं डालेगा। ये हकीकत में समझना लगभग नामुमकिन है। समझना नामुमकिन है, और मुझे लगता है कि इसके 2 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मुझे उस हकीकत को देखना मुश्किल लगता है। एक, ये उनकी मूल प्रवृत्ति और सिद्धांत के खिलाफ है, और दूसरा, जो खतरा है कि वे खुद को उजागर कर देंगे, यानी हमास इजराइल के सामने नहीं बल्कि अगर हम बारीकी से देखें तो वो नौजवान लड़का जो कोने में है, जिसकी एक फैमिली है, उसे पता है कि बदला जरूर आएगा। हाँ, वो अपनी राइफल छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कोई भी जो अपनी जान बचाने वाला आतंकवादी है, उसके पास वाकई में कोई प्रोत्साहन नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि किसी सीनियर हमास अधिकारी से मुलाकात से आखिर क्या निकल सकता है? इस समय इस गतिरोध पर आपकी क्या राय है? चलिए ऐसे ही पूछ लेते हैं। आप जानते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा मोर्चे पर 1 इंच भी प्रगति दिखाने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये मुद्दा चुनावी अभियान का हिस्सा भी बने। आप जानते हैं, दूसरी तरफ लोग साफ तौर पर हमास की हठधर्मिता की ओर इशारा कर रहे हैं। इसमें जमीनी हकीकत क्या है?
ठीक है, चलिए असलियत से शुरू करते हैं कि इजराइल इस सरकार ने, मेरा मानना है, एक स्पष्ट और सही लक्ष्य तय किया है कि हमास को खत्म किया जाए, गाजा पर उनके राजनीतिक नियंत्रण को समाप्त किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। दुख की बात है कि हम इन तीन में से सिर्फ एक लक्ष्य ही हासिल कर पाए हैं। इसी वजह से हमें बातचीत करनी पड़ रही है। अगर आईडीएफ वास्तव में अंदर जाकर हमास को खत्म करने और उन्हें हराने में सक्षम होती, जैसा कि मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए था, तो हम खुद को इस स्थिति में नहीं पाते जहां हमास अभी भी एक फैक्टर है। अब हमें समझौता करना होगा और ट्रंप शांति योजना के संदर्भ में जो समझौता है, अगर उसे लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा समझौता है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या उसे लागू किया जाएगा। दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि हमास को स्थिति की बहुत स्पष्ट समझ है। वे इस समझौते को लागू नहीं कर रहे हैं। दुख की बात है कि कतर, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर वे कूटनीतिक तौर पर बाजी पलटने में सफल रहे हैं। ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उनकी तरफ से ये तीन शक्तियां हैं। हाँ, और इसका दायित्व और दबाव इजराइल पर डालना कि वो किसी ऐसी चीज के लिए सहमत हो जिस पर खैर हम पहले भी सहमत हो चुके हैं। लेकिन अगर वे घटनाओं की श्रृंखला को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले गाजा का पुनर्निर्माण हो और फिर ही इजरायली सेना की वापसी हो और फिर ही हमास का आंशिक निरस्त्रीकरण हो, इजराइल इसके लिए सहमत नहीं होगा। तो ये एक गतिरोध है जिसका असलियत से गहरा संबंध है, और असलियत ये है कि हम वे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम बाकी रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये निराशा है।